एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मौसम ही सामूहिक विनाश का हथियार बन चुका है, जहां बाहर एक साधारण सी वॉक का मतलब पलक झपकते ही जम जाना या जिंदा जल जाना हो सकता है। ये कोई धीरे धीरे आने वाली तबाही नहीं, बल्कि अचानक सामने आई एक भयानक हकीकत है। साल 2021 में अफगानिस्तान के रेगिस्तान में संयुक्त राष्ट्र का एक काफिला भयानक धूल भरे तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। गाड़ियों के अंदर तापमान 126 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था। सैनिक जैसे ही बाहर कदम रखते हैं, भीषण गर्मी गायब हो चुकी होती है और चारों तरफ सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछी होती है। पास के एक कबीला वाले गांव में पहुंचते ही सैनिकों के सामने ऐसा खौफनाक नजारा आता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा गांव समय में जम चुका था। एक सैनिक जब जमी हुई लाश के हाथ को धीरे से छूता है तो वो हाथ कांच की तरह टूटकर अलग हो जाता है। आखिर इस गैर कुदरती तबाही की वजह क्या थी? सालों पहले जब विनाशकारी बाढ़ और वैश्विक सूखे ने लाखों लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया था, तब इंसानियत ने मिलकर प्रोजेक्ट डच बॉय बनाया। ये पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाले हजारों मौसम नियंत्रक सैटेलाइट्स का एक जटिल नेटवर्क था, जिसे विशाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कंट्रोल किया जाता था। पल्स, लेजर और सोनिक तरंगों की मदद से ये सिस्टम वायुमंडलीय नमी को नियंत्रित करता था, तूफानी बादलों को जमा देता था और दुनिया की जलवायु को संतुलित रखता था। इसने दुनिया को बचा लिया था। कम से कम सब यही सोचते थे। वापस धरती पर पूर्व नासा इंजीनियर जैक लॉसन को अचानक इस संकट में घसीट लिया जाता है। वही सिरफिरा जीनियस जिसने स्पेस स्टेशन के निर्माण का नेतृत्व किया था। जैक प्रतिभाशाली था, लेकिन बेहद जिद्दी भी, और उसकी कभी अधिकारियों से नहीं बनी। लेकिन उसका भाई मैक्स लॉसन, जो वॉशिंगटन में रक्षा उप सचिव था, उससे मदद मांगता है। मैक्स बताता है कि अफगानिस्तान का जमा हुआ गांव कोई कुदरती हादसा नहीं था। एक सैटेलाइट ने गलती से अपनी सोनिक फ्रीजिंग वेव्स चालू कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि जैक इस बात को समझ पाता, दुनिया के दूसरे कोने में एक और तबाही शुरू हो जाती है। हांगकांग में अचानक तापमान 126 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। जमीन फटने लगती है, भूमिगत गैस पाइपलाइनों में विस्फोट होता है और आग के भयानक बवंडर सड़कों पर तबाही मचाने लगते हैं। गगनचुंबी इमारतें ढह जाती हैं, पुल टूट जाते हैं और हजारों मासूम लोग कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो जाते हैं। अब अमेरिकी सरकार के अंदर हड़कंप मच चुका था। डॉ कैसेंड्रा जेनिंग्स राष्ट्रपति को चेतावनी देती हैं कि ये कोई मामूली सैटेलाइट खराबी नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम फेलियर है जो पूरे वायुमंडल को तबाह कर सकता है। वह राष्ट्रपति से इमरजेंसी किल कोड्स इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को तुरंत बंद करने की गुहार लगाती है। लेकिन व्हाइट हाउस इस बात को गुप्त रखने का फैसला करता है और जैक लॉसन को जांच के लिए सीधे स्पेस स्टेशन भेज दिया जाता है। पृथ्वी से हजारों मील ऊपर उस विशाल स्पेस स्टेशन पर पहुंचते ही जैक को पता चलता है कि यहाँ समय बिल्कुल नहीं है। हांगकांग में आखिर क्या हुआ ये जानने के लिए क्रू एक विशाल रोबोटिक आर्म की मदद से सैटेलाइट को जांच के लिए अंदर खींचता है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 20 टन की विशाल क्रेन बेकाबू हो जाती है। वो सैटेलाइट को हवा में घुमाकर स्पेस स्टेशन की दीवारों पर पटकने लगती है। सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट हो जाता है और उसके साथ सारे हार्ड ड्राइव और सबूत भी मिट जाते हैं। अब जैक को एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। किसी ने जानबूझकर क्रेन को रीप्रोग्राम किया था ताकि जैक डेटा तक पहुंचने से पहले ही सारे सबूत मिट जाएं। और अगर केंद्रीय ऑपरेटिंग सिस्टम सैटेलाइट्स और एयरलॉक्स को कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब था गद्दार उनके बहुत करीब था। सच्चाई जानने के लिए जैक और उटे स्पेस सूट पहनकर स्पेस वॉक पर निकलते हैं। उन्हें कम्युनिकेशन टावर के पास फंसा एक इंटैक्ट एक्सेस पैनल ढूंढना था, लेकिन पृथ्वी के ऊपर काम करते हुए अचानक एक एग्जॉस्ट हैच का दरवाजा खुलता है और सीधे जैक से टकरा जाता है। टक्कर इतनी तेज होती है कि जैक का संतुलन बिगड़ जाता है। वो अंतहीन ठंडे अंतरिक्ष में बहने लगता है और तभी उसके स्पेस सूट में दरार आ जाती है। सूट का हवा का दबाव तेजी से गिरने लगा। जैक का स्पेस सूट फट चुका था और उसके सूट का ऑक्सीजन प्रेशर तेजी से गिर रहा था। अंतहीन अंधेरे अंतरिक्ष में घसीटे जाते हुए उसकी सांसें फूलने लगी। लेकिन जैक हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी बची कुची ताकत और सूट के थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके वह किसी तरह खुद को खींचता है। उसे खींचकर सुरक्षित एयरलॉक के अंदर ले आती है। अपनी सांसें वापस पाते ही जैक समझ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर एग्जॉस्ट हैच खोला था ताकि जैक डेटा का टुकड़ा भी हासिल न कर सके और उसे अंतरिक्ष में ही मार दिया जाए। जब जैक और उटे मलबे से निकाली गई हार्ड ड्राइव चिप की जांच करते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। क्रू में से ही किसी ने वायरस अपलोड करके सैटेलाइट्स को बेकाबू किया था और डेटा मिटाने की कोशिश की थी। अब जैक को यकीन हो जाता है कि स्पेस स्टेशन पर एक गद्दार मौजूद है। इस बीच वाशिंगटन डीसी में
जेक का भाई मैक्स चुपचाप अपनी तरफ से जांच कर रहा था। वह अपनी मंगेतर और सीक्रेट सर्विस एजेंट सारा विल्सन की मदद से खुफिया फाइलों तक पहुंचने की कोशिश करता है। मैक्स को पता चलता है कि सरकार के सबसे ऊपरी स्तर से डच बॉय के डेटा को रीराइट किया जा रहा है। इसका मतलब साफ था, कोई मौसम को बेकाबू करके पूरी दुनिया में तबाही मचाना चाहता था और इसका इल्जाम तकनीकी खराबी पर डालना चाहता था। तभी जेक स्पेस स्टेशन से अपने भाई मैक्स को एक गुप्त कोडेड मैसेज भेजता है। दोनों बचपन में इस्तेमाल की जाने वाली एक गुप्त भाषा में बात करते हैं। जेक इशारों में मैक्स को बताता है कि सिस्टम में वायरस फैलाया गया है और इस साजिश का तार सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति तक जाता है। ये सुनकर मैक्स के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैक्स या जेक कोई कदम उठा पाते, डच बॉय का एक और सैटेलाइट हांगकांग और टोक्यो के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। टोक्यो की सड़कों पर अचानक आसमान से गेंद जितने बड़े ओले गिरने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में बर्फ के विशाल गोले इमारतों को चकनाचूर कर देते हैं, बसों और गाड़ियों को पलट देते हैं और सड़कों पर भगदड़ मच जाती है। उधर ब्राजील के रियो डी जनेरियो में अचानक एक भयानक तबाही शुरू हो जाती है। एक सैटेलाइट में खराबी आ जाती है और वो धीरे धीरे पूरे इलाके को बर्फ में बदलने लगता है। स्पेस स्टेशन में ये नजारा देखकर हर कोई डर जाता है। हालात बिगड़ने से पहले ही एक और सैटेलाइट को उस खराब सैटेलाइट के पास भेजा जाता है ताकि उसे रोका जा सके, लेकिन तभी दोनों सैटेलाइट आपस में टकरा जाते हैं और आखिरकार खराब सैटेलाइट को रोक दिया जाता है। उधर जेक को स्पेस स्टेशन के कंप्यूटर पर एक उलटी गिनती दिखाई देती है। अगर वायरस को तुरंत डिलीट नहीं किया गया तो अगले कुछ घंटों में सभी सैटेलाइट्स एक साथ दुनिया भर के मौसम को बेकाबू कर देंगे। इस तबाही को जियोस्टॉर्म नाम दिया गया था। जेक को पता चलता है कि इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरे स्पेस स्टेशन को रिब्यूट करना। लेकिन इसके लिए एक किल कोड की जरूरत थी और वो कोड सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के पास था, जिसे बायोमेट्रिक स्कैन से ही अनलॉक किया जा सकता था। अब मैक्स के सामने एक ऐसा मिशन था जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उसे अपने ही देश के राष्ट्रपति का अपहरण करना होगा, क्योंकि अगर किल कोड नहीं मिला तो जियोस्टॉर्म को रोकना नामुमकिन था। धरती पर स्थिति अब पूरी तरह हाथ से निकल चुकी थी। जियोस्टॉर्म की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी और तबाही शुरू होने में महज कुछ ही मिनट बचे थे। वॉशिंगटन डीसी में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन चल रहा था, जहां राष्ट्रपति एंड्रयू पाल्मा भाषण देने वाले थे। मैक्स लॉसन समझ चुका था कि सीधे जाकर राष्ट्रपति से किल कोड मांगना मुमकिन नहीं है, इसीलिए उसने अपनी सीक्रेट सर्विस एजेंट सारा विल्सन को पूरी सच्चाई बता दी। शुरुआत में सारा को मैक्स की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैक्स ने हांगकांग और टोक्यो की तबाही के सबूत दिखाए तो सारा समझ गई कि पूरी दुनिया को बचाने का यही एक रास्ता है। तभी कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ जाता है। आसमान काला पड़ जाता है और फ्लोरिडा के ऊपर डच बॉय सैटेलाइट्स की वजह से एक भयंकर सुपर स्टॉर्म बन जाता है। बिजली के हजारों वोल्ट के झटके आसमान से जमीन पर गिरने लगते हैं। सड़क पर चलती गाड़ियां जलकर खाक होने लगती हैं। कन्वेंशन सेंटर के अंदर भगदड़ मच जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच मैक्स और सारा राष्ट्रपति पाल्मा तक पहुंचते हैं। सारा अपनी ही साथी सीक्रेट सर्विस टीम पर बंदूक तान देती है और राष्ट्रपति को खींचकर एक बुलेट प्रूफ टैक्सी में बैठा लेती है। राष्ट्रपति पाल्मा हैरान होकर चिल्लाते हैं कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मैक्स जवाब देता है कि सर, कोई आपकी हत्या नहीं कर रहा, हम पूरी दुनिया को बचाने के लिए आपका अपहरण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे तबाही के बीच टैक्सी से निकलने की कोशिश करते हैं, उन पर स्वचालित हथियारों से लैस एक गाड़ी हमला कर देती है। सारा अपनी जबरदस्त ड्राइविंग और शूटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके हमलावरों को ढेर कर देती है। लेकिन तभी मैक्स को एक खौफनाक सच्चाई का पता चलता है। असली गद्दार अमेरिकी विदेश मंत्री रिचर्ड डेकॉम था। डेकॉम का प्लान था कि जियोस्टॉर्म के जरिए अमेरिका के सभी दुश्मनों और बाकी दुनिया के नेताओं को खत्म कर दिया जाए। इसके बाद वह खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। तभी डेकॉम उसकी कार के ऊपर आरपीजी दाग देती है और जोरदार धमाके के साथ पूरी कार आग की लपटों में घिर जाती है। डेकॉम ये देखने के लिए आगे बढ़ता है कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन तभी पीछे से सारा आकर उसे दबोच लेती है और कुछ ही पलों में पुलिस डेकॉम को गिरफ्तार कर लेती है। राष्ट्रपति पाल्मा तुरंत पूरी स्थिति समझ जाते हैं और बिना एक पल गंवाए अपने फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन से किल कोड अनलॉक कर देते हैं। उधर अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का विनाश शुरू हो चुका था। डेकॉम के वायरस ने स्पेस स्टेशन के सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस को एक्टिवेट कर दिया था। स्टेशन के एक एक मॉड्यूल में धमाके हो रहे थे और पूरा स्टेशन टूटकर बिखर रहा था। जेक तुरंत पूरे क्रू को इमरजेंसी एस्केप पॉड्स में बैठकर स्टेशन खाली करने का हुक्म देता है। जेक को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जेक मना कर देता है। स्टेशन कमांडर उटेफास बाइंडर जेक को अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है और उसके साथ रुक जाती है। धमाकों और उड़ते हुए लोहे के टुकड़ों के बीच जेक और ऊटे किसी तरह मुख्य कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं और अब जियोस्टॉर्म शुरू होने में सिर्फ 90 सेकंड बचे हैं। जियोस्टॉर्म के एक्टिवेट होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे। दुबई में विशाल समुद्री लहरें शहर में घुस चुकी थीं और गगनचुंबी इमारतों को निगल रही थीं। मुंबई और तटीय इलाकों में भीषण चक्रवात तबाही मचा रहे थे। उधर अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन का ढांचा ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर रहा था।
जेक दौड़कर मुख्य सर्वर के पास पहुंचता है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह बिना समय गंवाए राष्ट्रपति पाल्मा द्वारा भेजा गया किल कोड टाइप करना शुरू कर देता है। पूरे स्पेस स्टेशन की बत्तियां बुझ जाती हैं। दुनिया भर के सैटेलाइट्स में भेजा गया वायरस तुरंत डिलीट हो जाता है। दुबई में उठ रही विशाल लहरें अचानक शांत हो जाती हैं। जियोस्टॉर्म की उलटी गिनती शून्य पर रुक जाती है। पृथ्वी बच जाती है, लेकिन जेक और उटे के लिए खतरा अभी टला नहीं था। जिस कंट्रोल रूम में वे खड़े थे वह धमाके के साथ स्टेशन से अलग होकर अंतरिक्ष में फटने वाला था। दोनों तुरंत भागकर स्टेशन के अंतिम बचे हुए शटल में कूद जाते हैं। जेक जैसे ही शटल को स्टार्ट करता है तभी स्पेस स्टेशन में एक भयंकर महाविस्फोट होता है। पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आग के गोले में तब्दील होकर अंतरिक्ष के सन्नाटे में नष्ट हो जाता है। धरती पर कंट्रोल रूम में बैठे मैक्स, सारा और राष्ट्रपति पाल्मा की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि जेक और उटे स्टेशन के साथ ही खत्म हो गए। मैक्स रोते हुए स्क्रीन को देखता रहता है। तभी रडार पर एक छोटी सी बीप चमकती है। धमाके के मलबे और धुएं को चीरते हुए जेक और उटे का शटल बाहर निकलता है। छोटे भाई कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पास ही मौजूद एक स्वदेशी स्पेस बीकन की मदद से जेक और उटे को सुरक्षित बचा लिया जाता है। जेक लॉसन और उसका भाई मैक्स, जो सालों से एक दूसरे से दूर थे, अब फिर से पक्के भाइयों की तरह साथ आ जाते हैं। फिल्म के अंत में जेक अपनी बेटी के साथ आसमान की ओर देखता है और कहता है, हम मौसम को बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी किस्मत तभी बदल सकते हैं जब हम एक होकर रहें।